बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 37 की रीडिंग। ये एक शॉर्ट सी एपिसोड है, होपफुली आप लोगों के लिए इतनी भी काफ़ी होगी। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नावल नेम कल्बे सर अज़ कलम, उर्दू नावल से आर्चिव एमी राइट्स। घर के तमाम अफराद डाइनिंग टेबल पर बैठे ईमान और उमर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। बीजान ने एक नज़र सबको देखा तो इन्हें कुछ खालीपन सा महसूस हुआ। मोमिन कहाँ है? वो हानी को देखकर बोली थी। बीजान वो मोमिन भाई। असल में बीजान के सवाल पर हानी हटकी तो बलाज ने फ़ौरन बात संभाली। बीजान आ रहा है थोड़ी देर में। कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे तुम लोग? सोफिया बेगम ने शक भरी नज़रों से सब जवानों को देखा। नहीं मुमानी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बलाज ने झट से जवाब दिया तो वो मुतमईन होकर बैठ गई। वे बहू, गुल से कह दो कि ब्रेड धूप में रख दे। बीबी शरी ने किचन से आती हुई अनम से कहा जो अब साथ के साथ बैठ रही थी। जी बीजान, कह तो दिया है मगर वो ब्रेड आधी है। शोकी को भेजा था करीब की मार्केट, वहाँ से अब एक्सपायर्ड ब्रेड नहीं मिल रही। क्या मतलब है आधी है? पूरा पैकेट तो लाया था तो आधी कैसे हुई? सोफिया बेगम ने तफक्कर से अनम को देखते हुए इतना ही कहा था कि लकी की ज़बान फिसल गई। वो आधी रोटी मोमिन भाई ने खा दी ना? बलाज ने इसे आंखें दिखाई जबकि साथ बैठी हानिया ने इसे चुटकी काटी, लेकिन लकी रानी ने बात मुकम्मल करके ही सांस लिया। क्या इसने एक्सपायर ब्रेड खा ली? अनम ने फटी आंखों से लकी को देखा और बाकी साहब भी जो इस बात से अनजान थे जानते ही परेशान हो गए। मगर इसे तो ब्रेड पसंद ही नहीं, तो कैसे खा ली इसने, वो भी इतनी सारी? सोफिया बेगम को भी तशवीश हुई थी। मगर ब्रेड इसने खाई कैसे? साथ ने संजीदगी से लकी को देखते हुए पूछा तो वो सारी बात इन्हें बताने लगा। और ब्रेड यहाँ रखी किसने थी? इस बार साथ ने अपनी माँ और अनम को सख्ती से देखा था। अनम सर झुकाते ही बोली, मैंने तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर एक्सपायर्ड ब्रेड ना सजा के रखती। कोई भी खा सकता था, वो बच्चा तो नहीं था जो बिना सोचे समझे ब्रेड खा गया। अनम जवाबन बोलती साथ को मजीद गुस्सा दिला गई थी। ज़बान मत चलाओ मेरे सामने, अपनी गलती का इतराफ़ करो, इस बात को मानो कि तुम कम अकल हो। साथ के सबके सामने डांटने पर अनम की आंखें नम हो गईं। अच्छा बस ये बताओ कि इसकी तबीयत कैसी है? कुमार साहब ने साथ को टोकते बलाय से फिक्रमंदी से पूछा था। मामू जान ठीक है, अब उल्टी की थी इसने, अब मेडिसिन लेके लेट गया। बिलाज की बात पर साहब लम्हा भर को खामोश हो गए। मगर एक्सपायर ब्रेड का तुम लोगों को करना क्या था? बेजान ने साले नज़रों से अनम को देखते। बेजान सर्वेंट क्वार्टर में बहुत सारे चूहे जमा हो गए थे तो बीबी जान ने गुल को कोई टोटका बताया था जिसके लिए एक्सपायर्ड ब्रेड की ज़रूरत थी। शौकी ने लाकर मुझे तो मैं इसे सुखाने के लिए ट्रे में निकाल रही थी। ऊपर से माँ ने मुझे बुला लिया और मैं बस थोड़ी देर के लिए किचन में गई थी। वापस आई तो वो आधी थी। अनम ने सार्जो का नरम आवाज़ में बताया। अच्छा बेटी कोई बात नहीं, हो जाता है। बीजान ने इसे तसल्ली दी जिस पर साद ने माथे पर भार डालते हुए बीजान को घूरा था। बीजान, हो नहीं जाता, ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा बस तुम ज़्यादा बनो मत, उठो बच्चे की जान छोड़ो, मुझे मेरे बच्चे के पास छोड़ाओ, मैं बैठती हूँ इसके पास। बीजान साथ को डांट कर उठी तो सोफिया बेगम ने इन्हें रोका। बीजान आप बैठ जाए, मैं चली जाती हूँ इसके पास। अरे नहीं बहू तुम बैठो, मैं अपने बच्चे के पास पहुँच जाऊँगी। बीजान की बात पर हानी और लकी का मुंह एक साथ खुल गया। दोनों ने बैक वक्त सोचा कि अगर मोमिन बीजान के अपने लिए इस कदर फिक्र देख लेता तो खुशी से नाचने लगता। साथ बीजान को सहारा देकर मोमिन के कमरे में ले गया। दोनों अंदर दाखिल हुए तो सामने ही मोमिन बिस्तर पर सीधी तान के लेटा सो रहा था। हाय मेरा बच्चा। बीजान चलती हुई इसके सरहाने जा बैठी और इसके बालों में हाथ फेरने लगी। मोमिन ने अपने बालों में हाथों का लम्स महसूस करते ही झट से आंखें खोली। बीजान आप यहाँ? वो बेयकीनी से इन्हें देखकर उठ बैठा। नज़र पास खड़े फिक्रमंद साथ बैठे। तुम अब ठीक हो? साद इस्तराब में इसके पास बैठ गया था जबकि मोमिन फटी आंखों से कभी बीजान को देखता तो कभी साद को। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? मम्मी ने दोनों को जानती नज़रों से देखते हुए कहा था। चलो ड्रामेबाज, पता है मुझे तेरा हमारे सामने बहादुर बनने की कोशिश कर रहा है। बीजान ने इसके कंधे पर चपट लगाते हुए कहा था। हमें मालूम है कि तुमने गलती से एक्सपायर्ड ब्रेड खा ली थी। साथ की बात पर मोमिन का हलक खुश्क हो गया। किसने कहा आप लोगों से? लकी ने बताया। बीजान ने मोमिन के बालों में हाथ फेरते हुए कहा जो अब बैठा इन दोनों को अजीब सी नजरों से देख रहा था। इसका सॉफ्टवेयर तो मैं अपडेट कर ही रहूँगा, मोमिन ने लाभ बीतते हुए सोचा था। मैं ठीक हूँ, चलो नाश्ता करने चलते हैं। मोमिन उठा ही था कि बीजान ने इसे बात से पकड़ लिया। बह जा आराम नाल, चलिए पुत्र तेरी तबीयत ठीक नहीं तेरी।
बीजान मैं ठीक हूँ, पता नहीं ये सब बातें क्यों फैला देते हैं, और वैसे भी आप मेरी फ़िक्र करती हैं, ये अच्छी बात नहीं लग रही। ऐसे हमारा शरीका ख़त्म हो जाना है, फिर मज़ा नहीं रहना ज़िंदगी में। मोमिन की बात पर बीजान ने ज़ोर से इसके सर पर गुस्से से चपट लगाई थी। उठ थले चल, उठ फ़ौरन, बिल्कुल हटा-कटाई। बीजान एकदम से इसके पास से उठते हुए अपनी छड़ी से इसे मारते हुए बोली। मोमिन भी बीजान मोमिन भी जानबूझकर शोर मचाते हुए उठा, ना जाने बीजान को तपाने में क्या मज़ा आता था इसे, और वो भी आसानी से तप जाती थी। वो तीनों डाइनिंग पर पहुंचे तो सब ने मोमिन को मुस्कुराता देखकर शुक्र का सांस भरा था। शुक्र है मेरा बच्चा ठीक है। सोफिया बेगम ने मुस्कुराकर मोमिन को देखा। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, क्या हो गया आप सबको? ये लकी रानी की बातों पर ध्यान ना दिया करें, इसे खुद का भी नहीं पता दूसरों की क्या खबर। मोमिन ने होनहार नज़रों से लकी को देखा तो वो डरते हुए नरमी से नजरें। अच्छा, अब उमर के सामने ये बात छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हम हाँ में जिरा करना शुरू कर देता है। कमाल साहब की बात पर सब मुस्कुराते सर हिला गए थे। इतने में उमर और ईमान सीढ़ियाँ उतर के आते दिखाई दिए। दोनों साथ में आते हुए एक मुकम्मल जोड़ी का एहसास दे रहे थे। सब ने इन्हें देखते ही बेसाख्ता माशाल्लाह कहा। ईमान साहब के एक ज़बान माशाल्लाह कहने पर मुस्कुरा दी। वो सुर्ख बारीक कामदार सूट में खूबसूरत चमकते नगीनों वाले जेवरात पहने और अच्छा सा मेकअप की एक नई नवेली दुल्हन सजी दुल्हन मालूम हो रही थी। दोनों सबसे मिलकर अपनी जगह पर बैठ गए और बेजान ने तो हस्बे आदत इन दोनों का सदका उतारा था। ईमान का खिलता हुआ गुलाब चेहरा सबको इस बात का एहसास दिला रहा था कि वो उम्र के साथ मिलने पर दिल से खुश है। नई दुल्हन होने का रूप शिद्दत से इस पर भरपूर छाया हुआ था। वो दोनों ही सरशार और मुतमईन नजर आ रहे थे। उमर बेटा तुम घर पर ही होना। जी बाबा मैं 3 दिन घर पर ही रहूँगा। कमाल साहब के पूछने पर उमर ने संजीदगी से जवाब दिया था। नाश्ते से फारिग होकर तुम और साथ मेरे कमरे में आना, मुझे ज़रूरी बात करनी है। कमाल साहब ने इन दोनों के एक नज़र देखते कहा और उठ खड़े हुए। उमर ने पुरसोच नज़रों से इन्हें जाते देखा। थोड़ी देर में वो नाश्ते से फारिग होता कमाल साहब के कमरे की जाने बढ़ा था। पीछे ही साथ भी चल दिया। जबकि सब खवातीन ने ईमान को घेर लिया। वो उमर की जानिब से दी गई मुंह दिखाई जो ईमान ने पहन रखी थी, सब उसको हाथ लगा लगा कर देख रही थी। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो कुमार साहब सामने ही सोफे पर बैठे थे। इन दोनों को देखते उन्होंने बैठने का इशारा किया तो उमर और साद इनके पास सोफे पर बैठ गए थे। दोनों की नज़रों में तजस्सुस और सवाल था। कुमार साहब ने दोनों के एक नज़र देखते हुए बात का आगाज़ किया था। हमारा एक बड़ा भाई होता था सलीम, मुझसे छोटा। हम लोग कनाडा गए थे अपनी फूफी जी के घर, तुम लोगों की फूफो फराज की सास। कुमार साहब ने इन दोनों को देखते हुए बात की वजाहत की थी जो मुकम्मल तौर पर इन्हीं की जाने मुतवज्जा थे। 2 माह वहाँ रहे थे। जमाल, मैं, सिकंदर, हम उम्र ही थे तकरीबन। घर के थोड़ा सा फासले पर एक पार्क हुआ करता था, वहाँ अक्सर चले जाया करते थे खेलने के लिए। सलीम छोटा था, बमुश्किल 3 साल का होगा। एक दिन हम लोग जाने लगे तो वो भी तैयार हो गया, जिद करने लगा पर बेजान इसे जाने नहीं देती थी। छोटे थे हम लोग, इसे कैसे संभालते। जमाल को बड़ा प्यारा था वो, इसकी जान बसती थी सलीम में। इसे रोते हुए देखता तो वो खुद भी रोना शुरू कर देता। कमाल साहब बात करते करते हंसे थे मगर इनकी हंसी में दुख था। उमर और साद ने बगौर बाप को देखा था जिनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। इस दिन भी वो रोने लगा। इसने हमें देख लिया था जाते हुए, वरना तो हम सब छुप कर जाया करते थे। जमाल ने बिना किसी को बताए इसे उठा लिया और हम इसे अपने साथ ले गए। कुछ देर हम लोग वहीं खेलते रहे, वो हमारी नज़रों के सामने ही था। ख्याल भी रखा हमने इसका। फिर हम लोग भी बच्चे थे, थोड़ी ही देर में इस पर से ध्यान हटाते अपने खेल में मगन हो गए। जब शाम होने लगी तो हम लोग हंसते मामूल घर आने की तैयारी करने लगे। सिकंदर और जमाल सारे खिलौने जो हम साथ लेकर जाते थे एक थैले में डालकर वो समेटने लगे। मैं सलीम को देखने लगा, आगे पीछे देखा, वो वहाँ नहीं था जहाँ हम इसे बिठाया था। मैं इन दोनों को बताए वगैरह के लिए इसे ढूंढने लगा, डर गया था। मैं अच्छा खासा डर गया, सारा पार्क ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिला। फिर मैं वापस आया तो ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने इनको बताया कि सलीम गुम हो गया, वो भी घबरा गए। मिल के ढूंढा मगर किसी को नहीं मिला। अब डर भी था इसलिए बगैर घर नहीं जा सकते थे, मगर करते भी क्या। शाम की स्याही गहरी होने लगी थी। हम लोग घर आ गए। सामने सब परेशान बैठे थे। बीजान तो रो रो कर निढाल हुई पड़ी थी। सब ने हमसे पूछा था। सिकंदर ने अपनी माँ को सब सच बताते। ज़िंदगी में पहली बार जमाल को अब्बा और अम्मा से मार पड़ी थी, सख्त वाली। कुमार साहब की बात करते करते आवाज़ नाम हो गई थी मगर उन्होंने बात फिर भी जारी रखी।
اگر سلیم واپس آ جاتا تو شاید اسے ایک مار کم پڑتی، مگر وہ نہیں ملا۔ بہت جگہ ڈھونڈا مگر کہیں نہیں ملا اسے۔ سب اسے ایک نئی امید کے ساتھ ڈھونڈتے تھے، مگر نہ جانے وہ کہاں گیا تھا۔ نہ کسی ادارے میں ملا، نہ اسپتال میں ملا۔ ہم نے اپنا بھائی کھو دیا۔ ماں صاحب کی حالت کو دیکھتے سعد نے اٹھ کر انہیں پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ عمر کو وہ اس وقت پل بکھرے ہوئے محسوس ہوئے تھے، اور دونوں اپنے باپ کے پاس بیٹھتے انہیں تسلی دینے لگے تھے، جبکہ آنکھوں سے ڈھیروں ضبط کے باوجود آنسو بہہ نکلے تھے۔ ہم دونوں بھائیوں نے ٹھان رکھی تھی کہ سلیم کو ضرور ڈھونڈیں گے۔ ہم دونوں نے اپنے ماں باپ کی بہت عرصہ بے روحی برداشت کی، پھر بہت محنت کے بعد ہم نے اسے ڈھونڈ لیا۔ کمال صاحب نے اب کی بار فتح نظروں سے اپنے دونوں طرف بیٹھے بیٹوں کو دیکھا، تو پھر عمر کو دیکھتے بولے، میں نے جو کاغذات لینے تمہیں جمال کے گھر بھیجا تھا وہ اسی متعلق تھے۔ کمال صاحب کی بات پر سعد کی نظروں میں عجیب تاثر آیا تھا۔ آپ اس شخص سے رابطے میں ہیں؟ سعد نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا تھا۔ ہاں، کچھ عرصہ سے۔ ہم دونوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ اپنے بھائی کو ڈھونڈیں گے، اسے پورا کرنا تھا۔ وہ پیشے کا جج بن گیا، میں فوجی ایجنٹ۔ پھر اپنے شعبے کے ذریعے ہی ہم دونوں نے مل کر سلیم کو ڈھونڈ لیا تھا۔ تو بابا چچا کہاں ہیں پھر؟ عمر نے فکر سے پوچھا تھا۔ کمال صاحب نے اس کی بات پر گہری آ پڑی تھی، پھر ہمت جمع کرتے ہوئے بولنے لگے، ہم دونوں نے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ انگلینڈ میں ایک دو ملاقات ہوئی، وہ مکمل گورا بن چکا تھا۔ ہم نے اسے بتایا تھا کہ تم ہمارے بھائی ہو، اس نے انکار کر دیا۔ لاکھ جتن کے بعد ہم نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، ہر کو ہمیں بھی بات پر مہر لگانی تھی۔ اس کے بعد اس نے خود پر بیتی داستان سنائی، اسے کوئی گھوڑی لے گئی تھی، اس نے ملک بدل لیا تھا، ورنہ ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیتے۔ بے اولاد تھی وہ، اس نے پالا، اپنا بیٹا بنایا، کافی امیر تھی وہ۔ پھر جب سلیم جوان ہوا تو وہ مر گئے، اور اس کے شوہر نے سلیم کو جائیداد کی خاطر گھر سے نکلوا دیا، یہ بات ثابت کرتے کہ وہ اس گوری کوئی اولاد نہیں۔ اس گوری کی شاید غلطی یہی تھی کہ وہ اپنی جائیداد میں سے کچھ بھی سلیم کے نام کر کے نہیں گئی تھی۔ سلیم کو ایک لڑکی ملی، وہ بھی لاوارث تھی۔ دونوں کی شیلٹروں میں دوستی ہوئی، شادی کر لی، پھر مل کر ان دونوں نے گھر بنایا اپنا۔ جب اس دن سلیم نے کہا کہ وہ ہمیں اپنی فیملی سے ملوائے گا، اس نے ہم دونوں کو گھر بلایا۔ یہ تب کی بات ہے جب جمال بھی یہ گھر چھوڑ کے جا چکا تھا۔ تب ہم دونوں نے صرف سلیم کی خاطر ایکا کرتے سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم اس کے گھر گئے کینیا میں، تو وہاں اس کے گھر میں آگ لگی تھی۔ آس پاس سے پتہ چلا کہ سلنڈر پھٹ گیا ہے۔ ہم دونوں تو بھائی تھے، اس کے ایسے حال میں کیسے دیکھ سکتے تھے؟ کود گئے آگ میں۔ سامنے وہ میاں بیوی فرش پر پڑے تھے، بیوی تو اس کی جھلس کا مار چکی تھی، سلیم ہوش میں تھا۔ اس آخری پل میں میں نے اسے کلمہ پڑھایا، اس نے مجھ سے ایک ہی بات کہی، میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، ان کا باپ بننا۔ پھر وہ آخری سانس بھرتا ایمان کے ہاتھ پر جل بسا تھا۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، وہ دونوں بھی گھر پر موجود تھیں۔ میں نے جمال نے ان دونوں کو آگ سے نکالا تھا۔ جمال کی کمر جل گئی اور میرا بایاں بازو۔ کمال صاحب نے اپنے جلے نشان والا بازو سامنے کیا تو سعد نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ ان کی بیٹیاں کہاں ہیں پھر بابا؟ عمر نے پرسوچ نظروں سے کمال صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں ہم بتا نہیں سکے کہ ہم ان کو کون ہیں، مگر میں نے آج تک ان کی کفالت کی ہے۔ سلیم کی بڑی بیٹی جان گئی ہے کہ میرا ان دونوں کا آج تک خیال رکھتا آیا ہوں۔ اسے اس دن کا چہرہ نہیں بھولا تھا جب میں نے اسے آگ سے نکالا تھا۔ وہ میری تلاش میں لگی ہے۔ میں نے سوچا تھا اسے کبھی نہیں پتہ چلنے دوں گا، خود کا مانے گی نہیں وہ دونوں بہنیں، اس لیے فائدہ نہیں، مگر قدرت نے اسے میری دہلیز پہ لا کھڑا کیا۔ کہاں ہے وہ اب بابا؟ سعد نے کمال صاحب کو دیکھتے حیرت سے پوچھا تھا۔ کمال صاحب کھل کر مسکرائے، ایک تو اس وقت میرے گھر پر موجود ہے۔ ان کی بات پر عمر اور سعد دونوں نے نہ سمجھی سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ میاں جینیفر میرے سلیم کی بیٹی ہے۔ الفاظ تھے یا کوئی انسلجھی پہیلی؟ دونوں بھائیوں نے پہلے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر باپ کو دیکھنے لگے جو آنسو صاف کرتے مسکرا رہا تھا۔ آپ ایمان کے دوست کی بات کر رہے ہیں؟ عمر کو اپنی آواز کسی کھائی سے نکلنے محسوس ہوئی۔ کمال صاحب نے اسے دیکھتے سر ہلایا تھا۔ وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ایک ڈیل کیا ہے کہ اسے کہا کہ اپنی بہن کو بلاؤ اور اسلام قبول کرو، پھر تم دونوں کے معاملے سے کبھی نہیں پڑوں گا۔ تو کیا وہ مان گئی؟ سعد نے پوچھا۔ ہاں، مان گئی۔ اس کی چھوٹی بہن آ رہی ہے پاکستان کچھ دنوں میں۔ اس آگ والے حادثے کے سبب وہ مینٹلی بیمار رہی ہے، مگر اچھے سے علاج سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں ایک بار کلمہ پڑھ لیں تو ان کا خیال رکھنا تم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ اپنے سلیم کی نشانی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مومن اور میاں کا نکاح پڑھوا دیا جائے۔
और लक्की और सलीम की छोटी बेटी हम उम्र है, इन दोनों को भी जोड़ देते हैं। ऐसे मेरी बेटियां हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेंगी। कमाल साहब की बात पर जहां मुतमईन उमर हुआ था, वहीं साथ के चेहरे पर परेशानी वाज़िया हुई थी। बाबा लकी की तो खैर है, मगर मोमिन को आप जानते हैं, क्या वो मान जाएगा मियाँ के लिए? मतलब इसकी पर्सनैलिटी और सोच से हम सब वाकिफ़ हैं। इसे जिस तरह की लड़कियां पसंद है, मियाँ इनमें से नहीं है। साथ ने फिक्रमंदी से कुमार साहब से कहा तो इनके माथे पर बल पड़े थे, इसे हामी भरनी होगी जैसे भी हो, शादी इसकी सिर्फ मियाँ से होगी, वो मान जाए। वो खुशी से उमर की बात पर कमाल साहब और साथ ने चौंकते हुए इसे देखा था, इसे मियाँ से मोहब्बत हो गई है। उमर की बात पर कमाल साहब के माथे पर पुरसोच बाल पड़े थे। तुम्हें कैसे पता? साथ ने इसे देखते पूछा। बलाज ने बताया, कहता है शादी करूँगा तो सिर्फ मियाँ से, इसके अलावा वो किसी से नहीं करूँगा। उमर की बात पर बाकी दो नफूस मुस्कुराए थे। बस तो फिर बात ख़त्म, इसकी बहन को भी आ लेने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। तुम बताओ सैफ कैसा है अब? माँ साहब ने पहले बात ख़त्म करते नया तस्करा छेड़ा था। ठीक है वो बाबा, अब काफ़ी बेहतर है, नॉर्मल होने लग गया। उमर ने आम से लहजे में जवाब दिया था। और इशाल वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? बलाश तो बता रहा था कि तुम इसे लेकर आओगे। मैंने इसे कहा था बाबा, मगर इसका कहना है कि वो मेरी शादी खराब नहीं करना चाहती, बाद में आएगी। उमर ने कुमार साहब को देखते जवाब दिया था। ये तो सही फैसला लिया इसने, अगर वो ऐसे मौके पर आती तो माहौल का खराब होना लाजिम था, और अगर ईमान इसे तुम्हारे साथ आता देख लेती तो बड़ा तूफान आ जाना था। और वैसे भी अब जब हम सारी बात फूफो को बताएंगे तो मुझे लगता है वो हमसे भी नाराज़ हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में इसका ना आना बेहतर है। साद ने कुमार साहब को देखते अपनी राय दी थी। सही कह रहे हो, मैं खुद परेशान हूँ। फरा बहुत फवेला मचाएगी जब इसे पता चलेगा कि इशाल की शादी के बारे में हम सब जानते थे सिवाय इसके। कुमार साहब बात करते हंसे थे। बाबा, मुझे हानि ने बताया कि आप लोगों ने अहमद का निकाह करवा दिया ज़रमीना के साथ। और मैंने चंद पल सोचते तफक्कर से पूछा था। हाँ, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो हम बड़ों ने इनका निकाह करवा दिया। मगर बाबा ये गलत है, वो दोनों अभी बालग नहीं है, निकाह नहीं होना चाहिए था, आप लोग मंगनी कर देते। उमर ने साद और कमाल साहब को एक नज़र देखते कहा तो कमाल साहब मुस्कुराए। देखो उमर बेटा, अहमद तकरीबन 16 साल का हो चुका है, और ज़रमीना तो कानूनी उम्र के मुताबिक भी बालिग है, 18 की हो चुकी है वो। हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया। बच्चे हैं, वो भी जवान होने हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, ऐसे में वो कुछ गलत करते। हमने इन दोनों को बाहमी रजामंदी से निकाह करवा दिया। ज़रमीना भी अभी पढ़ रही है और अहमद भी, दोनों जब पढ़ जाएंगे, अपना शानदार मुस्तकबिल बना लेंगे तो शादी कर देंगे, इसमें गलत क्या है? कुमार साहब ने समझाने वाले अंदाज में उमर से कहा था। सही कह रहे हैं आप बाबा, मगर मुझे ऐसा लगता है इन दोनों को अब भी इन चक्करों में पड़ने की उम्र नहीं है। उमर ने फिर से कहा तो साधने से घूर कर देखते बोला, ये ज़रूरी था, जवान हो रहे हैं वो दोनों। अब हर कोई तुम्हारी तरह मजबूत हिसाब तो नहीं रख सकता ना कि 30+ की उम्र में जाकर शादी करे। मेरा बेटा है, मुझ पर गया है, इसके बाप ने भी 17 साल की उम्र में शादी कर ली थी, इसकी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 22 साल की उम्र में कर दूंगा। साथ की बात पर उमर के माथे पर बल पड़े थे। पापा देख रहे हैं आप, ये मुझे उमर का ताना दे रहा है। उमर ने बाप को देखते हुए जैसे शिकायत लगाई तो वो मुस्कुराए थे। तो गलत क्या कहा मैंने? तुम्हारी उम्र में मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे और तुम अब 34 साल की उम्र में जाके शादी कर रहे हो। सार ने भी इसे जैसे आईना दिखाया था। 34 नहीं, 32। और मैंने इसे घूर कर जवाब दिया था, जितनी भी हो, इट्स अबाउट 30। सार ने इसे मजीद चढ़ाते कहा था, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि शादी ज़रूर लेट की है, मगर मेरे बच्चे तादाद में आपके बच्चों से ज़्यादा ही होंगे। उमर ने सास को चैलेंज करने वाले अंदाज में देखते कहा था। देख लेते हैं, इस उम्र में क्या ही कर लेते हो तुम। सास ने भी आंखें घुमाई थी। देख लेना, बहुत कुछ करूँगा, मगर कभी बूढ़ा नहीं होता। उमर ने भी दो बदू जवाब दिया था। वो दोनों बाप को बीच में बिठाते आर पार गोला बारी कर रहे थे, जबकि इनकी इस कदर बेबाक गुफ्तगू पर कमाल साहब लाल हो रहे थे। और बस करो यार, बाप दरमियान में बैठे हो, तुम लोग सारे लिहाज बुलाए बोली जा रहे हो। जो मुंह में आता है। कुमार साहब ने मुस्कुराते कहा, वो अपने बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल जाते थे, कभी इन्हें बाप वाला रोब नहीं दिखाया था। यही वजह थी कि उमर और साथ बिला किसी झिझक के इनके सामने ही लड़ने लगे हुए थे। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म, और अब हम रीड करेंगे कमेंट्स जिनमें आप लोगों के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ का पता चलेगा कि आपका एपिसोड कैसे लगे थी लास्ट। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीडिंग कमेंट्स। ये मेरा सबसे ज़्यादा मज़े का पार्ट होता है जब मैं आप सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। तो शुरू कहते हैं कमेंट्स को। पिलवशा महबूब, थैंक्स फॉर एपिसोड, मीन्स अ लॉट, प्लेयर इज़ ऑल माय डियर।
आगे आती हैं अदील अंसारी, ब्यूटीफुल एपिसोड, थैंक्स डियर। शमाज आती हैं, उनका है थैंक्स डियर फॉर एपिसोड एंड इट्स अमेजिंग माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। Samreen Rizvi, thanks dear, most welcome. Mavish Raja, wow, what a romantic scene of Omar and Iman. After reading this episode, my heart skipped a beat. Mine also. This novel has a very beautiful unfolding love story. Love you, dear. Keep writing. Love you too. Keep writing. तो writer आप जाने, आपके रीडर्स जाने। आगे नईम अहमद, उनका थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड कब अपलोड होगी, प्लीज़ जल्दी अपलोड कर दीजिएगा। जी डियर, फिर आज के एपिसोड तो आपके नाम एपिसोड आ चुके हैं, एंजॉय करें, फुल मस्ती करें। हाँ, एपिसोड शॉर्ट है, उस पर अब आप लोग गुजारा कर लो, मगर एपिसोड तो एपिसोड है ना। ताहिर महमूद ने किया वेरी नाइस एपिसोड, सीक्रेट रूम एंड अनोइंग उमर व डिफरेंट, और ऐसा लगा कि दुल्हे की सहावत देखकर लड़कियां बेहोश हो जाएगी। और वो बहुत मज़े की लाइंस थी। वैसे एक्सपायर ब्रेड्स डाइनिंग पे रख के कौन कोई नुस्खा करता होगा। ये आज के एपिसोड में आपको पता चल जाए कि कौन सा नुस्खा होता है डाइनिंग टेबल पर एक्सपायर ब्रेड्स रख के। ओके, आगे आते हैं। शहीर हाँ हाँ, शुरू में उमर किस तरह तंग कर रहा था, नाइस। ये तो आपको पता चल क्या रहा उमर कैसे तंग कर रहा था। आगे ये तो अभी शुरुआत हुई है ना, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे महनूर आबिद ने क्या थैंक यू, अभी रीड नहीं की बट आई नो ज़बरदस्ती होगी। यार डियर, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अप्रिसिएशन। आगे तो समरीन रिजवी ने अगेन क्या ज़बरदस्त हैप्पी रहा ये तो। और उमर ने आज सारी अपनी कंजूसी को लगता है दूर कहीं छुपा दिया, खुले दिल से लाखों में बात की। ऐसे ही जल्दी और ज़्यादा से एपी दिया करें डियर। डियर वो लेट आई थी इसलिए लॉन्ग एपिसोड थी, अब आ रही है ना एक दिन के स्किप के बाद, तो अब थोड़ी शॉर्ट है क्योंकि राइटर आपकी बीमार हैं, उनको मौसम चेंज हो रहा है तो बीमार हुई हुई हैं, और बस इसी वजह से एपिसोड लिखी हुई है, मगर जितना वो रिजेंबल कर चुकी है ना वो उतना मैंने पढ़ दिया है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह कल या फिर परसों। आगे समरीन रिजवी अगेन, इतना अच्छा हैप्पी लगा डियर, हमने 2 बार रीड किया है, एक कल और कल और आज। वाओ, व्हाट अमेजिंग। नहीं यार सच्ची इतना अच्छा लगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट डियर। आगे मिरहा मलिक ने कहा सच अमेजिंग हैप्पी एंड लव, थैंक यू सो मच डियर। बिलाल ने किया कि ज़बरदस्त, आपका तो ज़बरदस्त चलता ही है ब्रो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर एपिसोड पसंद आती है यार, लाइक कमेंट एंड ढेर सारा शेयर किया करो, और कमेंट्स भी ढेर सारे क्या करो, ताकि मैं रीड करूँ, मज़ा आए, फीलिंग्स थोड़ी हाई हो, थोड़ा स्टैंडर्ड अप हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।